So we were talking about epistemology, and epistemology, it is nothing but it is a study of knowledge, its origin, nature, methods, and limitations. कहीं भी नॉलेज का अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कहाँ से निकला है, इट्स ओरिजिन ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका नेचर क्या है, इसमें क्या मेथड्स इन्वॉल्व है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। ये बेसिक चीजें जब हम स्टडी करते हैं देन इट बिकम्स एपिस्टेमोलॉजी। इसमें बहुत सारे की क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं। व्हाट आर द की क्वेश्चंस? नॉलेज कहाँ से आया? हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज? व्हाट डज इट मीन्स टू नो समथिंग, माने उसको अगर हम जान भी लेंगे तो क्या उससे फायदा होगा। तो दिस इज इपिस्टोमोलॉजी। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि इन्वेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन वर्सेस साइंटिफिक डेटा। जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आते हैं और साइंटिफिक डेटा के मध्य माने डिफरेंसेस क्या है। इपिस्टेमोलॉजी वो ब्रांच है जो कि नॉलेज को स्टडी करता है, उसका ओरिजिन को स्टडी करता है, कैसे आया उसको स्टडी करता है। दिस इज बेसिकली इपिस्टेमोलॉजी। सेकेंड ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी इट इज नोन एज इथिक्स। इथिक्स बोला जाता है। इथिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज कंसर्न विथ व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये सारी चीजें को जो हम स्टडी करते हैं देन इट बिकम्स इथिक्स। देखिए, इथिक्स भी चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू सिचुएशन, राइट। इथिक्स यूज टू चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट सिचुएशन। और आपके प्रिंसिपल्स भी चेंज होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक इथिक्स फॉलो होना चाहिए। दैट इज द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ इथिक्स। इसमें की क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज मोरली राइट। अगर कोई भूखा है तो उसको खाना देना चाहिए, दैट इज मोरली राइट। आप माने करेक्ट है कि भूखा है अगर कोई, देन यू हैव टू प्रोवाइड फूड टू हिम। लेकिन अपना खाना छोड़ के कोई देता है क्या? इट इज नॉट मोरली करेक्ट। सो व्हाट हैज टू बी डन एंड व्हाट हैज नॉट टू बी डन, वो इथिक्स के बेसिस में जुरिडिक्शन में आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जामिनिंग एग्जामाइनिंग द मोरल इम्प्लीकेशन ऑफ इथुसनिसिया एंड लेगासिटी। ये थोड़ा एग्जांपल प्रॉपर नहीं है। इथिक्स बेसिकली जान लिया कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसके बीच अगर आप डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में इथिक्स प्रॉपरली डिफाइंड है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली इट इज नॉट अ रिलीजियन, एक रिलीजियस बुक नहीं है, रादर एक लाइफ रिजॉल्विंग बुक है, जिसमें कि आपको हर एस्पेक्ट पे ये पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें क्लियर है। और बहुत सारे रिलीजियस बुक में ये लिखे रहते हैं कि मोरली क्या साउंड होना चाहिए और क्या मनुष्य को नहीं करना चाहिए। ओके, तो दिस इज पार्ट ऑफ इथिक्स। थर्ड ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी इट इज नोन एज लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है रीजनिंग। जो रीजनिंग आप पढ़ते हैं, रीजनिंग तथ्यों पे बेस्ड होता है, वो वैलिड आर्गुमेंट्स को ही मानता है कि ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था। ऐसे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था। तो वैलिड रीजनिंग मस्ट बी देयर। सपोज एक जगह में भूकंप आया, तो भूकंप किस लिए आया? तो उसको जियोलॉजी वाले साइंटिस्ट बताएंगे कि भूकंप इसलिए आया क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो लाइक मूव कर रहे थे और इतना समय से उसने मूव नहीं किया था। और यहाँ पर ये वाला टेम्परेचर बढ़ गया, ये हुआ, वट एवर द कॉज बिहाइंड दैट। तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। एंड फाइनली द फाइनल ब्रांच ऑफ इथिक्स इट इज नोन एज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है इट इज अ स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी एंड फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स। जो जो भी यूनिवर्स का फंडामेंटल नेचर है, वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, रियलिटी में क्या है। एटॉम्स है, एटॉम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड लॉट ऑफ पार्टिकल, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस। चार डिफरेंट ब्रांचेस है फिलोसॉफी के, इपिस्टेमोलॉजी, इथिक्स, लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स। लेकिन सभी का काम एक है। लाइक सभी का काम रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है। इपिस्टेमोलॉजी नॉलेज बेसिस में करता है। इथिक्स जो है क्या गलत है क्या सही, उसके बेसिस में करता है। और लॉजिक जो है वो रीजनिंग के बेसिस में करता है। और मेटाफिजिक्स जो है वो रियलिटी और फंडामेंटल नेचर जो यूनिवर्स का है उसके बेसिस में करता है। तो दीज आर द डिफरेंट फोर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी। जब हम पब्लिकेशन इथिक्स की बात करते हैं, पब्लिकेशन इथिक्स जो आपको पब्लिश कराना है या जो थीसिस आप लिखेंगे, उसके लिए कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ध्यान में रखना है। द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट इज इथिक्स इन रिव्यू। इथिक्स रिव्यू। इथिक्स रिव्यू क्या है? एंश्योरिंग इंफॉर्मेशन कंसेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपको लेना है। किसी से भी अगर आप डेटा लेते हैं, चाहे वो प्राइमरी डेटा लेते हैं चाहे सेकेंडरी डेटा लेते हैं, अगर आप सेकेंडरी डेटा आपने
ऑर्गेनाइजेशन में अपने मैनेजर से लिया आपने, और आप उसको रॉन्ग रॉन्ग वे में आप यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट इथिक्स। तो इथिकल रिव्यू के हिसाब से अगर आप मैनेजर से डेटा भी लेते हैं, तो आप ये इंश्योर करके लीजिए कि वो डेटा जो है वो राइट जगह में यूज होगा, और उसको कोई भी लाइक फॉल्सिफिकेशन चीजों के लिए आप यूज नहीं करेंगे, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए यूज नहीं करेंगे। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव द इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर हैविंग यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे कि आप फिल्म देखते होंगे, राइट? सभी कोई सिनेमा घर जाते हैं, और जब भी कोई लाइक एनिमल जब भी कोई एनिमल को दिखाया जाता है, चाहे कि वो फैब्रिकेटेड एनिमल हो, मतलब एआई ड्रिवन से बनाया गया हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया हो, या रियल एनिमल हो, तो नीचे में लिखाई से आता है कि इस मूवी में जो है वो किसी भी टाइप के माने एनिमल को हैम्पर नहीं किया गया है। ये चीज लिख के आता है। या फिर कहीं भी लाइक सिगरेट या अल्कोहल का डिस्प्ले होता है, तो वहाँ लिखा रहता है कि सिगरेट जो है वो कंजम्पशन या अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। तो वो क्यों लिखा जाता है? बिकॉज दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हम दिखा रहे हैं, दैट इज वन एस्पेक्ट। लेकिन इसका ये साइड इफेक्ट है, जो एज अ यू नो एज अ कस्टमर, वहां पर आप एक कस्टमर हैं, या एक सर्विस टेकर है। तो एज अ सर्विस टेकर या सर्विस यूटिलाइजर, आपको पता होना चाहिए कि वहां पर लिखा रहा है कि इसमें ये फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं, सो दैट इज नोन एज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये तो नहीं लिखा था कि सिगरेट पीना अच्छी बात है और उससे जो मस्कुलिनिटी है, मर्दानगी है, वो बढ़ती है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा रहता है। और अगर नहीं लिखता वो, तो यही माना जाता है कि जो आप देख रहे हैं वो ट्रू है, लेकिन उसमें अपोजिट लिखा रहता है, राइट? तो दिस इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इथिकल रिव्यू होना चाहिए। जब भी आप पब्लिकेशन के लिए जाएं, यू मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। और ये आपके थीसिस में लिखा होना चाहिए कि क्वेश्चनर से जब डेटा कलेक्शन किया या किसी और माध्यम से डेटा कलेक्शन किया, तो हमने इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है पार्टिसिपेंट से लिया था। और जब वो एग्री हुए कि हमको डेटा देने के लिए, जब भी वो एग्री हुए, then only we have collected the data, otherwise we have not collected the data. That is first. Second aspect is fabrication and falsification. दो चीजें हैं, फैब्रिकेशन, another is falsification. फैब्रिकेशन का मतलब होता है कि जो डेटा आपको मिला, उसको मैनिपुलेट करके एक नया डेटा बना दिया। सपोज आपको आपने डेटा कलेक्शन किया, लेकिन वो डेटा आपके मुताबिक आंसर नहीं आ रहा है, आपके मुताबिक जो आप लाना चाहते थे, दैट इज नॉट देयर। उसको आपने क्या किया, उसको आप चेंज कर दिए। दैट इज नोन एज फैब्रिकेशन। उसमें मैनिपुलेशन किया, दैट इज फैब्रिकेशन। फॉल्सिफिकेशन क्या है? आपने डेटा कलेक्ट ही नहीं किया, आपने अपने मन मुताबिक फॉल्स डेटा भर के उसको एनालाइज कर दिया, दिस इज फॉल्सिफिकेशन। एंड बोथ ऑफ द एस्पेक्ट शुड बी अवॉइडेड। फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन अगेन दोनों बियॉन्ड एथिक्स है, एंड यू शुड नॉट, आई मीन, डू दैट काइंड ऑफ रिसर्च। The another ethical issue, the most important ethical issue, it is known as authorship. Authorship का मतलब क्या होता है? Ensuring that all listed authors have significantly contributed to research. जो भी रिसर्च माने ऑथर्स हैं, सपोज आप 6 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेट अस से फॉर एग्जांपल। तो 6 में से क्या किया, 2 लोग इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। जैसे उस समय आपने पूछा कि जो प्रोजेक्ट्स हमें करने हैं सर, वो इंडिविजुअल करना है या ग्रुप में करना है, तो मैंने कहा कि नहीं, आपको इंडिविजुअल करना है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में जनरली वो होता है कि सपोज मैं काम नहीं कर रहा हूँ, और सपोज मेरे बाजू वाला लड़का बहुत काम करता है, एंड मुझे पता है कि इज वेरी इंटेलिजेंट, एंड माई ऑब्जेक्टिव इज समथिंग डिफरेंट। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा डिफरेंट है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जल्दी से जल्दी, मतलब मेरे को मिल जाए, हो जाए। एंड मैं उसके साथ एसोसिएट कर लिया, सारा काम उसने किया, मेरा नाम डाल दिया वो इन द एंड। और नाम डालने के बाद पब्लिश हो गया, वी गॉट मार्क्स, है ना, अच्छे अच्छे मार्क्स सबको मिल गए, बिकॉज वो था, और हो गया मेरा काम। दिस इज ऑल्सो बियॉन्ड इथिक्स। ये इथिक्स के बियॉन्ड है, बिकॉज अगर जो चीज आपने नहीं किया है वो, उसमें ऑथरशिप आपको प्रोवाइड नहीं करना है किसी को। तो सपोज मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, और रिसर्च पेपर में मैंने 2 लोगों का और नाम डाला जिसका कंट्रीब्यूशन 0 है, तो दैट इज ऑल्सो बियॉन्ड इथिक्स, क्योंकि मुझे उनका भला करना है। कई जगह ऐसे होता है, लाइक कई फील्ड में ऐसे होता है कि सपोज कोई टीचर है, और उसका
पब्लिकेशन नहीं हो रहा है और उससे अच्छा भाईचारा है, तो ये होता है कि किसी दूसरे ने काम किया और नाम उनका डाल दिया, और वो क्वालिटी पब्लिकेशंस होते हैं, तो जनरली ऐसा चलता है, इट शुड नॉट बी देयर, इट इज बियॉन्ड एथिक्स, बिकॉज अगर आपने काम किया है तो यू शुड टेक द ऑथरशिप, और उन्हीं ऑथर्स का नाम आप रखें जिन ऑथर्स ने उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे काम किया है। इट इज अनदर फैक्टर। अनदर मेजर इथिकल इशू इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म, अगेन हमने डिस्कस किया था कि प्लेगरिज्म एक क्राइम है। इसके ऊपर एक प्लेगरिज्म पॉलिसी बना है। आप अगर गूगल में जाके टाइप कर देंगे यूजीसी प्लेगरिज्म पॉलिसी, ये पॉलिसी 2018 में आया था, जो गैजेटेड नोटिफिकेशन के हिसाब से पब्लिश्ड है कि प्लेगरिज्म क्या है, प्लेगरिज्म कितना होना चाहिए, रिसर्च पेपर में प्लेगरिज्म कितने होने से माना दैट इज एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट। इसमें डिफाइन किया गया हुआ 4 डिफरेंट क्लॉज को डिफाइन किया गया है। पहला क्लॉज ये है कि इफ द लेवल ऑफ प्लेगरिज्म इज 10% और बिलो, दैट इज फाइन। 10% या 10% से नीचे अगर आपका प्लेगरिज्म का लेवल है, देन दैट इज फाइन, माना वो सुटेबल है रिसर्च के लिए। अगर आप कहीं पीएचडी थीसिस करते हैं या फिर आप अपना डिसर्टेशन करेंगे, उसमें 10% से ज्यादा प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए। उसका मतलब ये है 10% से 20% अगर प्लेगरिज्म आता है, देन दैट इज नॉट गुड, माने उसके लिए फिर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है मतलब वो रिव्यू की जरूरत है, और इस पे एक्शन हो सकता है, मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न लोगों को सोचना पड़ेगा अगर आप 10 से 20% के अंदर अपने लाए। देन यू हैव गॉट 20 से 30% के अंदर भी प्लेगरिज्म आता होगा, देन दैट इज सीरियस, ऑफेंस, वो एक ऑफेंस है। और अगर 40% के ऊपर प्लेगरिज्म है और किसी सुपरवाइजर ने पीएचडी करवा दिया है 40% प्लेगरिज्म के इसमें, तो डिबार करने का भी मैकेनिज्म है। डिबार करने का मैकेनिज्म मतलब उस पर्टिकुलर रिसर्चर को और उस पर्टिकुलर सुपरवाइजर को हटाने का प्रावधान है, और उनसे डिग्री ले लेने का प्रावधान भी रखा गया है। सो प्लेगरिज्म इज अ सीरियस क्राइम, ये कॉपीराइट इंफ्रिजमेंट की बात होती है, और प्लेगरिज्म आपको अवॉइड करना है। और क्योंकि 10% अलाउड है, इफ 10% प्लेगरिज्म इज अलाउड, देन यू कैन कंटिन्यू विद 10%, और 10% बहुत होता है। अगर आप अपना वर्क कर रहे हैं तो प्लेगरिज्म शुड कम विद इन 10%। और प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए भी बहुत सारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जिसमें कि मैं हो सकता है कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूं कि आज एक दो ठो अगर समय मिला। नाउ इट इज 8:45 एंड थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। मैं प्लेगरिज्म में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है जिससे कि हम प्लेगरिज्म को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर का भी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखा दूंगा, एंड जो प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है उसका भी थोड़ा दिखा दूंगा, so that you can avoid plagiarism. Then you have got ethics in submission. There are different type of ethics in submission involved. क्या क्या वो ethics हैं? आपको साइमल्टेनियस सबमिशन से बचना है। मतलब आप एक रिसर्च पेपर को दो जर्नल में साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में आपने कम्युनिकेट कर दिया। मतलब मुझे क्या हड़बड़ी है छपवाने के लिए, तो मैंने इस जर्नल में भी भेज दिया, उस जर्नल में भी भेज दिया। इस जर्नल में भी रिव्यू चल रहा है। देखिए एक पर्टिकुलर रिसर्च को पब्लिश होने के लिए रिव्यू प्रोसेस से जाना होता है। रिव्यू प्रोसेस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। एक जर्नल है, एक जर्नल में मैंने अपना रिसर्च आर्टिकल भेजा। जर्नल का एक एडिटर है, वो एडिटर हैंडल कर रहा है उस पर्टिकुलर रिसर्च पब्लिकेशन को। एडिटर ने क्या किया कि उस जर्नल को दो ठो पीयर रिव्यूअर के पास भेजा। पीयर रिव्यूअर का मतलब ये होता है कि उसने मेरा नाम रिसर्च पेपर से हटा दिया। ओके, मेरा एफिलिएशन, मेरा डेजिग्नेशन, सारी चीजों को हटा दिया, सिर्फ रिसर्च पेपर को रखा। और सिर्फ रिसर्च पेपर को उसने दो अलग अलग लोगों के पास भेजा रिव्यू के लिए। रिव्यू के लिए मतलब वो अपना कमेंट्स देंगे कि ये एडिक्वेट है कि नहीं पब्लिकेशन के लिए, ये जानने के लिए वो दो अलग अलग लोगों के पास भेजे। और दो अलग अलग लोगों ने उस पे कमेंट्स दिया कि वेदर इट वाज एडिक्वेट फॉर पब्लिकेशन, मेथोडोलॉजी जो लिया है वो सही लिया है कि नहीं, रिसर्च का साइटेशन वो सही है कि नहीं, जो टेम्पलेट में बनाया जाना है वो सही है कि नहीं। और उसने जो दो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो शेयर किया एडिटर के साथ। अब एडिटर का काम ये है कि उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये डिसीजन लेना है। और एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बीच में बहुत सारे और कंपोनेंट्स है। क्या कंपोनेंट है? एक तो हो सकता है कि रिवाइज करे उसको फिर से, माने एक मेजर रिवीजन होता है, एक माइनर रिवीजन होता है। अगर मेरे पब्लिकेशन में, अगर मेरे लिखाई में माइनर रिवीजन है कि यहाँ 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 करेक्शंस की जरूरत है, तो रिव्यूअर ने भेज दिया होगा कि ये करेक्शंस आप कर लीजिए,
देन वो एडिक्वेट है पब्लिकेशन के लिए। ये एक एस्पेक्ट है। या फिर दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपको मेजर करेक्शंस की जरूरत है, माइनर में काम नहीं चलेगा। मतलब ये आपने चीज लिया है वो गलत लिया है, इसको आप रिवाइज कीजिए। बहुत सारे जब करेक्शंस हो जाते हैं दैट इज नोन एज मेजर करेक्शंस। मेजर करेक्शंस के बाद एक्सेप्टेंस हो सकता है, ये एक एस्पेक्ट है। और तीसरा है कि रिजेक्शन है, माना जनरल के हिसाब से जो पेपर है वो अच्छा नहीं बना है और उसको रिजेक्ट कर देंगे, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और जो जो प्रॉब्लम्स है वो लिस्ट आउट कर देते हैं। तो एडिटर का काम ये होता है कि वो ऑथर को फिर कम्युनिकेट करता है कि उस पेपर को एक्सेप्ट करना है, या माइनर रिवीजन करना है, या मेजर रिवीजन करना है, या आपका पेपर हम नहीं ले सकते, दैट इज माने आउट ऑफ ये। तो एज अ रिसर्चर बहुत सारे रिसर्च पेपर हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वही रिसर्च पेपर अगर हम जो लो क्वालिटी जर्नल में भेजते हैं तो एक बार में वो एक्सेप्ट करके वो छाप देता है, वो उसके लिए वो 5,000 10,000 रुपये लेता है। बट इज इट गुड? अगेन ये क्वेश्चन है कि इज इट गुड, कि अगर मैंने लो क्वालिटी जर्नल में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वहां पर मैंने छपवा लिया, तो इट इज नॉट गुड। कहने का मतलब यह है कि जो पॉलिसीज बने हुए हैं, जो प्रोसेस बना हुआ है, उस प्रोसेस से रिसर्चर अगर जाए तो गुड क्वालिटी पब्लिकेशन हो सकता है। और हमको हमारी गलतियां समझ में आती है, बिकॉज बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स हैं, जैसे कि मैंने एक साइट आपको दिखाया था रिसर्च गेट। रिसर्च गेट के साइट पे सारे माने अक्रॉस द ग्लोब के जितने ऑथर्स हैं, मैं यहाँ से किसी अमेरिकन से बात कर सकता हूँ या उससे एसोसिएशन कर सकता हूँ, उसके साथ रिसर्च कर सकता हूँ। तो एक प्लेटफॉर्म है ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी के लिए, जिसमें कि हम एसोसिएटेड होके रहते हैं। उसमें हमारी खामियां भी वो निकालते हैं, बोलते हैं कि लाइक ये प्रॉब्लम है उस रिसर्च पेपर में, ये नहीं है। किसी जर्नल में हम भेजते हैं तो 2 बार रिजेक्ट होने के बाद, रिजेक्ट जब करते हैं तब भी वो कुछ कारण देके रिजेक्ट करते हैं, उस कारणों को ठीक करके फिर से हम उस जर्नल वाले के पास अगर जाते हैं तो फिर हो सकता है कि माइनर रिवीजन आए और फिर पेपर एक्सेप्ट हो जाए। एक रिसर्च पेपर अच्छे जगह में एक्सेप्ट होने के लिए 2 से ढाई साल लगते हैं, राइट? जो मैंने आपको अपने स्कोपस के आर्टिकल दिखाए थे, मेरे 19 आर्टिकल हैं स्कोपस में, और एक एक आर्टिकल को पब्लिश होने के लिए नियर अबाउट इट हैज टेकन 1.5 year to 3 years। 1.5 साल से 3 साल का समय लगता है एक रिसर्च पेपर को एक्सेप्ट होने के लिए। उस दौरान वो रिजेक्ट भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशन इफ यू हैव टू डू, देन यू हैव टू स्ट्राइव। बहुत उसके लिए मेहनत इन्वॉल्व होता है। एक और टाइप के जर्नल होते हैं दैट इज नोन एज प्रीडिटोरी जर्नल। प्रीडिटोरी जर्नल का मतलब होता है कि एक एक ओरिजिनल जर्नल है, इसको समझिए कि प्रीडिटोरी का मतलब है बहरूफिया, मैंने एग्जैक्ट टर्म्स में मैं अगर बोलूं, एक जर्नल है जो ऑथेंटिक है, जो सही है, और उसी जर्नल का एक क्लोन्ड जर्नल बन गया। मतलब एक्स जर्नल जो है वो सही है, लेकिन एक्स जर्नल जैसा एक और जर्नल डिजाइन कर दिया है किसने? जो बीच का मिडिल मैन है, जो पैसे लेके छापता है, वो वैसा ही एक जर्नल डिजाइन कर दिया है। जब आप पब्लिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जर्नल सही है या ये जर्नल सही है, या फिर आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा कि सही वाला कौन सा है। आप गलत वाला को देख के सही वाला समझ लिए और उसमें आपने पैसे देके छपवा लिया। दैट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज वो प्रीडिटरी जर्नल है। और प्रीडिटरी जर्नल आजकल, आज इंडिया में प्रीडिटरी जर्नल का मार्केट जो है वो इट हैज ग्रोन लाइक एनीथिंग। माने वो इतना ग्रो कर चुका है कि यूजीसी को भी इस पे कंसर्न लेना पड़ा। और यूजीसी टाइम टू टाइम, आप यूजीसी के वेबसाइट पे जब जाएंगे तो एक साइट बना हुआ है यूजीसी केयर का। यूजीसी केयर जर्नल्स अगर आप मारेंगे मैंने गूगल पे, तो इट विल टेक यू टू सावित्री बाई फुले जो यूनिवर्सिटी है पुणे में। वो उसका नोडल एजेंसी है जो चेक करती है कि कौन सा प्रीडिटरी जर्नल्स है, कौन सा प्रीडिटरी जर्नल्स नहीं है। तो वो आपको लिस्ट दिखा देगा कि लिस्ट ऑफ प्रीडिटरी जर्नल्स। हो सकता है कि मैं आपको दिखा दूं आज ही, अभी थोड़ी देर में। तो वो प्रीडिटरी जर्नल से आपको अवॉइड होना है। वो पूरा एकदम हमशक्ल दिखेगा। जो जर्नल ऑलरेडी अवेलेबल है, जो राइट काइंड ऑफ जर्नल है वो अवेलेबल है, उससे प्रीडिटरी दिखेगा, लेकिन वो पैसे लेगा आपसे और छाप देगा। तो रिसर्चर को कई बार समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रीडिटरी है, कौन सा सही है। तो इन सब चीजों को समझना है। एंड अगेन लास्ट वाला जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लाइक अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऑथर के साथ है या किसी भी स्टेक होल्डर्स के साथ है,
तो आप पब्लिकेशन पे नहीं जा सकते। तो ये कुछ पब्लिकेशन इथिक्स है जिसको कि ध्यान में रख के ही आपको पब्लिकेशन पे आगे बढ़ना है। ये सारे कई सारे पब्लिकेशन मिसकंडक्ट्स हैं। व्हाट इज द मिसकंडक्ट, जैसे हमने डिस्कस किया, फॉल्सिफिकेशन, फॉल्स डेटा देना, या फैब्रिकेशन, डेटा को मैनिपुलेट करना, प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म ज्यादा आना, या फिर दूसरे के वर्क को बिना एक्नॉलेजमेंट किए ले लेना, या लिटरल कॉपिंग, वर्ड टू वर्ड जो हम है वो कॉपी कर लेते हैं कहीं से और उसको अपना बना के मतलब पब्लिश कर देते हैं। सब्सटेंशियल कॉपिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जगह को हम कॉपी करके ले लेते हैं, कई जगह में हम पैराफ्रेज करके ले लेते हैं, रिप्रोड्यूस कर देते हैं उस पर्टिकुलर डेटा को अलग हिसाब से लिख के, या टेक्स्ट रिसाइकलिंग करते हैं कि अपने ही वर्क, जो एक बार हमने अपना वर्क कर लिया है, उस वर्क को बार बार छपवाते हैं, दूसरे दूसरे जगह में छपवाते हैं, दूसरे दूसरे नामों से छपवाते हैं। तो उसको टेक्स्ट रिसाइकलिंग बोलते हैं। और ये सारे पब्लिकेशन के मिसकंडक्ट्स हैं जिसको एज अ रिसर्चर आपको अवॉइड करना है, नहीं करना है, उसका मतलब ये है। एक है कि एक और चीज है कि बहुत सारे इंडेक्सिंग सर्विसेज हैं। इंडेक्सिंग सर्विसेज का मतलब ये है कि जो क्वालिटी पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं वो बहुत सारे डेटाबेसेस में अवेलेबल है। और बेसिकली मैं तीन डेटाबेसेस की बात करूंगा जो मैंने आपको दिखाया भी है। एक डेटाबेस है वेब ऑफ साइंस का डेटाबेस, दिस इज वेब ऑफ साइंस का डेटाबेस है, और इसका कवरेज है, 12,000 जर्नल्स इसमें अवेलेबल हैं। 1900 से जो भी पब्लिकेशंस हुए हैं, जो भी क्वालिटी पब्लिकेशंस हुए हैं, वो वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड हैं। और इसका स्पेसिफिक एरिया जो सोशल साइंस के एरिया है, आर्ट्स के एरिया है, ह्यूमैनिटीज के एरिया है, इस पे ये वेब ऑफ साइंस का डेटाबेस जो है वो काम करता है। सिमिलरली स्कोपस का डेटाबेस है, स्कोपस का डेटाबेस में 21,000 जर्नल्स हैं। और ये स्टार्टिंग जो है 1996 से है, और 1996 से जो भी पब्लिकेशंस लाइक हो रहे हैं, 21,000 जर्नल्स इसमें ऑलरेडी हैं। ये किस एरिया में है? ये बेसिकली साइंस में है, मेडिसिन में है, टेक्नोलॉजी में है, सोशल साइंस में है। इस एरिया पे जो भी जर्नल्स अवेलेबल हैं, क्वालिटी जर्नल्स, उनको इंडेक्स किया हुआ है। और मैं एक चीज बता दूं कि हो सकता है कि आज एक जर्नल स्कोपस में इंडेक्स्ड हो और कल जो है वो अपनी क्वालिटी खराब कर दे, तो स्कोपस क्या करता है, उसको अपने लिस्ट से निकाल देता है। ओके। और जब भी वो लिस्ट से निकलते हैं तो वो क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंटली और पैसे लेके पब्लिकेशन करवा लेते हैं कि हम स्कोपस में हैं करके, बिकॉज वो विजिबिलिटी रहता है और उनको पता रहता है कि हम स्कोपस से जाने वाले हैं। तो उसमें भी प्रॉब्लम में कई बार रिसर्चर ट्रैप में फंस जाता है कि ये स्कोपस में है, और पब्लिकेशन वो करा लेता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि स्कोपस से ये बाहर निकल चुका है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। और फाइनली है गूगल स्कॉलर। मैंने आपको गूगल स्कॉलर भी दिखाया था कि अ, ये सारे जर्नल्स को कवर करता है, ये किसी जर्नल्स का लिमिटेशन इसमें नहीं है, और इसका एरिया भी स्पेसिफिक नहीं है। ये मेडिकल में भी होता है, इंजीनियरिंग में भी होता है। गूगल स्कॉलर जो है वाइडली यूज्ड डेटाबेस है, जिसमें कि प्रीप्रिंट्स अवेलेबल हैं, थीसिस अवेलेबल है, पेटेंट अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है। हम अगर बात करें प्लेगरिज्म डिटेक्शन की, तो बहुत सारे प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। देर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल। ओके। इसमें जो बेसिक सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल हैं वो है, फर्स्ट है टर्निटी, देन वी हैव गॉट उरकुंड, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे। ग्रामरली एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप ग्रामर करेक्शन कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई चीज लिखा है और ग्रामर से आपको करेक्शन करना है, देन ग्रामरली विल डिटेक्ट दैट वन। डुप्लीक चेकर करके एक सॉफ्टवेयर है जो प्लेगरिज्म को डिफरेंट लेवल में यूज करता है। देन यू हैव गॉट प्लेगरिज्म चेक डॉट ओ आर जी, यू हैव गॉट क्यू चेक, कॉपी लिक्स, प्लेंगियम, प्लेगरिज्म चेकर डॉट कॉम, कॉपी स्केप, डीएमसीए स्कैन एंड प्लेगरिज्म। तो ये इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि उरकुंड और टर्निटिन, उरकुंड अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, उरकुंड बंद हो चुका है, और उरकुंड की जगह में एक ड्रिलबिट सॉफ्टवेयर आ गया है। ड्रिलबिट इज द मेजर सॉफ्टवेयर, उरकुंड पहले था, और उरकुंड चेंज होके अब हो गया है ड्रिलबिट। ड्रिलबिट जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज, सारे जितने भारत में जितने यूनिवर्सिटीज हैं उस सभी को प्रोवाइड किया गया है ड्रिलबिट। और ड्रिलबिट एक मैकेनिज्म है जिससे कि हम थीसिस को चेक कर सकते हैं या चेक करते हैं। और टर्निटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो
यूज होता है, वाइडली यूज होता है थीसिस को चेक करने के लिए या भी कोई भी कंटेंट को चेक करने के लिए, और टर्निटिन को सबसे अच्छा माना गया है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है, दैट इज इथेंटिकेट। इथेंटिकेट का प्राइस जो है वो बहुत हाई है, सो बहुत कम यूनिवर्सिटीज या ऑर्गेनाइजेशन उसको रखती है। टर्निटिन का भी प्राइस बहुत हाई है। ड्रिलबिट का प्राइस थोड़ा सा ये है, इसीलिए यूनिवर्सिटीज उसको रख पाते हैं। रेस्ट ऑफ दी जो सॉफ्टवेयर आपको दिखाया गया वो फ्री है। देखिए राइट हैंड साइड में वो लिखा है कि कौन सा फ्री है और कौन सा नहीं है। तो फ्री सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप डुप्ली चेकर या प्लेगरिज्म चेक डॉट ओ आर जी में जाके या क्यू टेक्स्ट में जाके ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। वो आप जाके टेस्ट कर सकते हैं, और कभी भी आप अपना थीसिस जो है डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें से कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो कि पेड नहीं है उसको आप यूज करें, और यूज करने के बाद अपना लाइक थीसिस में आप अच्छा कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। कुछ अब मैं आपको बताऊंगा, कुछ साइट्स में जाके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल। लेट मी गो टू द साइट डायरेक्टली। होपफुली माई स्क्रीन इज विजिबल। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। इंडियन यूनिवर्सिटीज यूज टू यूज ड्रिलबिट सॉफ्टवेयर, और ड्रिलबिट सॉफ्टवेयर जो है वो अपने यूनिवर्सिटी का मैं नोडल ऑफिसर हूँ उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्रिलबिट, दिस दिस इज द द डैशबोर्ड। ये ड्रिलबिट का डैशबोर्ड है, जो ड्रिलबिट प्लेगरिज्म चेक डॉट कॉम, ठीक है। ड्रिलबिट प्लेगरिज्म चेक डॉट कॉम, ये ऑथर का लॉगिन साइट है, क्योंकि मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड मुझे पता है और ये ऑलरेडी फीड है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ही है, ये मेरा नहीं है। तो लेट मी टेल यू कि संस्था ने परचेज किया है, और लाइक क्योंकि मैं नोडल ऑफिसर हूँ इसका, तो मैं यूज कर रहा हूँ। ओके। अदरवाइज दिस द प्राइस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इट इज वेरी हाई। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल में खरीदा जा सके। तो लैक्स ऑफ रुपीज, लाखों रुपए लगते हैं इसके लिए। तो मैंने कुछ ऑलरेडी टेस्ट करके रखा हुआ, यू कैन सी। ये एक इंटरफेस है इसका। मैं बैक कर रहा हूँ तो ये एक फोल्डर है, और जब भी मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सबमिट करना होता है। लेटस लेटस से कि मैं कुछ सबमिट करना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे पूछता है कि रीजनल लैंग्वेज में है या नॉन इंग्लिश में है या इंग्लिश में है। ओके, तो सपोज इट इज इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। मुझे ब्राउज करना होता है यहाँ पर, और ब्राउज करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद ये ओपन हो जाता है। और इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मुझे लिखना होता है कि ऑथर का नाम क्या है यहाँ पर। तो ऑथर का नाम, सपोज मैंने अपना नाम डाला। इस पर्टिकुलर जो अपलोड मैंने किया है उसका टाइटल क्या है, तो ये टाइटल यूनिट 1 है, कोई एक चैप्टर मैंने लिखा है। डॉक्यूमेंट का टाइप मुझे डिफाइन करना है, जो कि से फॉर एग्जांपल इट इज एन आर्टिकल। गाइड का ईमेल, तो जो भी गाइड है उसका ईमेल आईडी देना होता है। तो सपोज मैंने अपना खुद का ईमेल आईडी दिया, और गाइड का नाम जो है वो देना होता है, तो यहाँ पर भी मैंने अपना नाम टाइप कर दिया। अब जैसे मैं सबमिट बटन दबाऊंगा, ये सबमिट हो जाएगा। मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ अभी, बिकॉज इसके डॉक्यूमेंट के कुछ कैपिंग्स होते हैं। लेट अस से फॉर एग्जांपल कि हमें 1,000 या 500 डेटा या डॉक्यूमेंट टेस्ट करने के लिए परमिशन मिला हुआ है। तो मैं जस्ट एक डेमो के लिए आपको दिखाया कि जैसे ही मैं इस चीज को सबमिट कर दूंगा, और तो इस ढंग का आ जाएगा, लाइक सिमिलैरिटी कितना है, पेपर का आईडी क्या है, एंड ये डिफरेंट जगह में है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लेट अस से कि डॉक्टर गगन सिंह कंज्यूमर बिहेवियर, इसको मैं खोल के थोड़ा देखता हूँ। 14% प्लेगरिज्म जो है वो दिखा रहा है कि 14% इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में प्लेगरिज्म है। यू कैन सी जो भी डॉक्यूमेंट हमने डाला है उसमें 14% का प्लेगरिज्म है। और इस डॉक्यूमेंट को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डाउनलोड होने में समय लगता है इसके लिए, तो आई हैव टू वेट फॉर इट।
अगर मैं अपलोड करता और फिर टेस्ट करता तो शायद वो ज़्यादा समय लगता, बिकॉज अपलोडिंग का एक है और उसका प्रोसेसिंग का भी एक समय है। तो आई विल हैव टू वेट फॉर मे बी 5-10 मिनट्स। ये क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड है तो थोड़ा लोड जल्दी हो जाएगा। तो वंस इट विल गेट अपलोडेड, ये देखिए। अब मैं इस पर्टिकुलर, मैं पीडीएफ रिपोर्ट एक डाउनलोड कर लेता हूँ इसका। तो पीडीएफ रिपोर्ट को डाउनलोड करके मैं टेक्स्ट को एनालाइज कर सकता हूँ। लेट मी फर्स्ट डाउनलोड। कितना टॉलरेंस अलाउड है, किसी ने पूछा है। तो टॉलरेंस लिमिट इज 10%। अगर ये 14% आ रहा है तो आई शुड रिड्यूस इट। 4% मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। अदरवाइज मैं इसको सबमिट नहीं कर सकता, राइट। द फाइल इज डाउनलोडिंग। डाउनलोड होने के लिए भी, क्योंकि हैवी फाइल होता है तो कई बार बहुत समय लगता है और जल्दी डाउनलोड होता नहीं है। Still it is taking time, and I'm not sure whether it is downloaded or not. फिलहाल मैं आपको इसमें डायरेक्टली पहले दिखा रहा हूँ। ये जो भी कलर्ड कंटेंट है, जहां जहां कलर आके आपको दिखाई दे रहा है, दीज ऑल कंटेंट्स, ये जो भी कंटेंट है वो प्लेगरिज्म में आया है। देखिए, जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, ये सभी जगह प्लेगरिज्म में पकड़ा हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं पर पब्लिश है सोर्स में। और जब हम लास्ट में जाके देखते हैं, लास्ट तक, ये पूरा कंप्लीट एक बुक है। और जहां जहां कलर्स हैं, उस जगह पे मुझे चेंजेस करने होंगे। कई बार क्या होता है, प्लेगरिज्म में नाम भी पकड़ लेता है तो उस जगह में हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज यूनिवर्सिटी का नाम है। तो हम उस कंटेंट को एक्सक्लूड करते हैं। हम उस कंटेंट को एक्सक्लूड करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में मैच्ड सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस से कितना कितना मैचिंग हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि DDC उत्कल .ac.in से 1% से कम हुआ है, OUAC से 1% से कम हुआ है। तो ये सारे मैच सोर्सेस है जिससे कि 1% से कम मैचिंग हुआ है। तो जहां पर भी 1% से कम मैचिंग हुआ है, दैट इज गुड, अच्छी। हाँ, एवरी सेंटेंस ऑफ रिसर्च इज चेक्ड इन प्लेगरिज्म, यस। सारे रिसर्च का कंटेंट्स, इसमें मैंने पूरा एक बुक दिया हुआ था, तो ये पूरा बुक का कंटेंट को उसने प्लेगरिज्म से मैच किया है, पूरा बुक का। एंड जहां जहां से कॉपीड कंटेंट्स हैं, ये 385, शायद उससे भी ज्यादा, 400 डिफरेंट सोर्सेज से वो बता रहा है कि एक वर्ड या अ, एक वर्ड से लेके वो एक, माना कई फ्रेजेस तक कितने मैचिंग हुए। 450 ऐसे सोर्सेस है जिसमें से कि मैच फाइंड फाउंड आउट हुआ है। लेकिन 1% से अगर वो कम है तो उसको नेग्लिजिबल पकड़ा जाता है। लेकिन इसमें ओवरऑल 14% दिया है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि 14% से इसको कैसे कम लाया जाए। ये एक एस्पेक्ट हो गया कि प्लेगरिज्म हम कैसे करके लाइक चेक कर सकते हैं। एक और है सिमिलैरिटी रिपोर्ट, लाइक से 35% दिखा रहा है। ये 35% दिखा रहा है, शायद ये जल्दी डाउनलोड हो जाए। ये हो गया है आपका डाउनलोड, ठीक है। तो लेट मी शो यू। ओके, ये रिपोर्ट जो है वो ऐसा दिखता है, यू कैन सी दिस इज द रिपोर्ट विच इज अवेलेबल। और ये एक डेटा है। सिमिलैरिटी जो है वो 35% की सिमिलैरिटी है। और इसका एक क्यूआर कोड भी जनरेटेड है, जिस क्यूआर कोड को स्कैन करके मैं
डायरेक्ट इस रिपोर्ट तक पहुंच सकता हूँ। ये जो 35% सिमिलैरिटी है वो 13 मैच्ड सोर्सेस पे है, और ये बी ग्रेड प्रोवाइड किया गया है। बी ग्रेड का मतलब ये है कि 11% से 40% के अंदर बी ग्रेड है, मतलब प्लेगरिज्म लेवल कुछ ज्यादा ही है। पुअर जो है वो 40% से ऊपर है, और अनएक्सेप्टेबल इसने डिफाइन किया है कि 60% से ऊपर है तो अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन 10% तक सेटिस्फैक्ट्री है ये, तो ये ए ग्रेड तब आता जब 10% से वो बिलो होता है, राइट। अब कौन कौन से सोर्सेस से उसने लिया है, देखिए, थीसिस सबमिटेड टू शोधगंगा। शोधगंगा से 9% प्लेगरिज्म है। शोधगंगा जो, जिसमें से कि मैंने बताया था आपको कि थीसिस जो है, थीसिस का कंटेंट जो है वो कॉपी हुआ है। सिमिलरली एक और साइट है ADRY.UP.AC, और इसमें डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो वो सोर्स को भी वो ले जाएगा। देखिए, जैसे ही मैं इस सोर्स पे क्लिक करता हूँ, तो उस सोर्स पे वो मुझे लेके चले जाएगा जिस सोर्स से कॉपीड है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि पेज इज नॉट फाउंड। ओके, लेकिन वो कोशिश करता है कि उस पेज पे पर्टिकुलर आपको लैंड करा के ले जाए जिस पेज पे कॉपी है। यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ कितना कितना कॉपी है। यहाँ पर 5 लिखा है, 13, 9। तो 9, 13, 5, 6 ये जो लिखाई हुआ है वो ये 1, 2, 3, 4, 5 है। ये देखिए 13 सोर्सेस है, 13 सोर्सेज आर देयर, और ये 13 सोर्सेस के कलर अलग अलग है। हर का कलर कलर अलग है। और ये हम मेरे को बता रहा है कि ये 5 नंबर सोर्स से ये वाला कॉपी है, नेक्स्ट सेंटेंस में 13 नंबर से कॉपी है, 9 नंबर से कॉपी यहाँ पर है। तो कई सारे ऐसे वर्ड्स को वो कॉपी करके ले लेता है जो जो उसको लगता है कि कॉपीड है यहाँ से। तो हमको क्या करना है, इस कंटेंट को चेंज करना है। कैसे करके चेंज करना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने ये हैं। और चेंज करने के बाद भी जिस सोर्स से हम लिए हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस सोर्स को हमको कोट करना है। ठीक है। बिब्लियोग्राफी जो है वो प्लेगरिज्म में काउंट नहीं करता है। उसका कारण यह है कि बिब्लियोग्राफी को हम एक्सक्लूड करके टेस्ट करते हैं। मतलब जब भी हम टेस्टिंग करते हैं, उसका एक नियम है कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। वी एक्सक्लूड दिस रेफरेंस पार्ट एंड बिब्लियोग्राफी पार्ट, एंड देन वी यूज टू कंडक्ट द प्लेगरिज्म टेस्ट। ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्लेगरिज्म का रिपोर्ट है जो कि डैशबोर्ड पे मैं जाके आपको दिखाया कि डैशबोर्ड में ऐसा दिखता है। और डैशबोर्ड में लाइक आप प्लेगरिज्म को टेस्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप कीजिए कि जो भी थीसिस आप सबमिट करेंगे, वो थीसिस जो है ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं होगा। इट शुड बी फ्री फ्री फ्रॉम प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए वो। और अगर वो प्लेगरिज्म फ्री नहीं हुआ तो आपका थीसिस या जो भी डिसर्टेशन आप करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर दैट अगर आप आज से लगते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो वो ठीक ठाक लाइक फाइनल सेम तक हो जाएगा। लेकिन आप उसी समय अगर चालू करते हैं तो प्लेगरिज्म डेफिनेटली आएगा, बिकॉज समय जो है अ, वो बहुत इजीली निकल जाता है। लाइक आप खुद भी फील कर रहे होंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर आया था निकल गया, सेकंड सेमेस्टर का आपका एग्जामिनेशन आ गया, थर्ड सेमेस्टर ऐसे ही आ जाएगा। सो कब एमबीए खत्म होगा वो पता नहीं चलेगा। तो योर ड्यूटी इज टू कीप योर सेल्फ इंटैक्ट एंड स्टार्ट डूइंग दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, तभी वो कंप्लीट हो पाएगा। प्रफुल्ल पांडे ने लिखा है, गुड कमांड इन लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एरर फ्री थीसिस। यस, आपको थोड़ा लैंग्वेज में कमांड रखना है। और लैंग्वेज ये नहीं है कि आपको इंग्लिश ही अच्छा करना है, सो यू कैन राइट इन हिंदी ऑल्सो। तो कोई तो लैंग्वेज में आपको कमांड होना चाहिए कि थीसिस आप जब लिख रहे हैं या किसी सोर्स से ला रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये तो बात रहा ड्रिल बिट का। सो आई हैव गॉट अनदर मैं थोड़ा सा शो कर दूं आपको। आई हैव टेस्टेड लॉट ऑफ प्लेगरिज्म। और जब भी हम सेल्फ लर्निंग, एक चीज और बता दूं आपको, जब भी हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल बनाते हैं या बनवाते हैं किसी से, सेल्फ लर्निंग मटेरियल जैसे कि आप अपना सेल्फ लर्निंग मटेरियल पढ़ रहे होंगे, लाइक जो भी आपको सप्लाई किया गया है, तो आपकी अभी जो नेक्स्ट सेमेस्टर की सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो तैयार हो रही है। और ये 8-9 बुक्स हैं जो कि आपको डिलीवर किए जाएंगे। अब ये तैयारी के फेज में, ओके, आई एम शोइंग यू लाइक व्हाट हैज टू बी कंसिडर्ड। जैसे ये एक पर्टिकुलर पेपर है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, राइट। तो ये डिफरेंट यूनिट्स है, और उस यूनिट को हमने तैयार करवाया है। और इसमें हम सिमिलैरिटी, इसका मैंने प्लेगरिज्म चेक भी करवाया था, लाइक तो ये प्लेगरिज्म दूसरे सॉफ्टवेयर से चेक हुआ है।
एंड यू कैन सी द रिपोर्ट। ये पूरा एंटायर जो आपका एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन में जो आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल आने वाले सेमेस्टर में मिलेगा, उसका प्लेगरिज्म चेक हमने किया है। तो जब भी हम इस टाइप की प्रोडक्शन करते हैं तो वी यूज टू एंश्योर दैट इट मीट्स द सर्टेन मिनिमम क्राइटेरियाज which is fixed by the authority और यूजीसी। तो ये पूरा सेल्फ लर्निंग मटेरियल अभी देखिए डेवलप हो चुका है। एंड लास्ट में इसका प्लेगरिज्म रिपोर्ट अटैच्ड होगा। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर से प्लेगरिज्म टेस्टेड है, ये ड्रिलबिट से नहीं है। सो आइदर वी कैन यूज एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर। दिस इज फ्रॉम टर्निटिन, ये टर्निटिन का ओरिजिनलिटी रिपोर्ट है। एंड इट हैज गॉट 12% सिमिलैरिटी, 12% इसमें सिमिलैरिटी है। और ये सिमिलैरिटी का सोर्सेस हैं जो कि दिख रहा है आपको। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मैं मेक श्योर करूं कि ये 10% आए या 10% से नीचे आए। 288 सोर्सेस हैं जिसपे से कि प्लेगरिज्म डिटेक्ट हुआ है, राइट। एंड इसको जब हम 10% या उससे नीचे ले आएंगे तभी हम लाइक आगे बढ़ेंगे इस वेंचर पे। हालांकि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो कि पकड़ लिया रहता है। लाइक देखिए, सेंट्रल पब्लिसिटी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टेट रेलवे, अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये नाम है। So, बहुत सारी चीजें जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, दैट शुड बी इंक्लूडेड विद इन 10% ओनली। जैसे कि एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, इसी को वो पकड़ लिया है। तो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन आई कांट चेंज। तो देयर आर फ्यू एस्पेक्ट्स विच आई कैनॉट चेंज। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, लाइक कहीं बड़े फ्रेजेस अगर पकड़ रहे हैं, कहीं बड़े फ्रेजेस अगर आ गए और वो मैच कर रहे हैं, देन आई हैव टू चेंज दोज फ्रेज। या मैं उनको बोलूं, या जो भी इस पर्टिकुलर, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे फ्रेजेस को उसने ले लिया है, लाइक लंबे लंबे लाइन को ले लिया है। इन लंबे लाइन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली। सो दीज चेंजेस हैज टू बी मेड, या जिस ऑथर ने इसको लिखा है मैं उसको रिवर्ट करूं और बोलूं कि यू मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस एंड देन अगेन यू सेंड इट बैक टू मी सो दैट वी कैन इंक्लूड दिस एज एन इन द सेल्फ लर्निंग मटेरियल। ठीक है। एक और आपको लाइक दिखाता हूं मैं। सो दिस दिस वाज अनदर एस्पेक्ट। एक और आपको साइट दिखाता हूं, दैट इज जिसमें से कि आप प्लेगरिज्म को जो है वो कम कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी एसेंशियल सॉफ्टवेयर। दिस इज क्विलबॉट, quillbot.com। ये बहुत काम आएगा, आप लिख लीजिए। आपका क्विलबॉट जो है एक सॉफ्टवेयर है। और मेरे पास इसका प्रीमियम वर्जन है। प्रीमियम वर्जन का मतलब इसके दो वर्जन आते हैं, और सभी सॉफ्टवेयर के दो वर्जन आते हैं, एक फ्री वर्जन होता है, एक प्रीमियम वर्जन होता है, राइट। सो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, कोई भी, लेट मी जस्ट, कोई भी कंटेंट जो लिखा गया है, सपोज लेट अस से आई एम ओपनिंग अ कंटेंट। ये मेरा कुछ कंटेंट है, सपोज मैंने इसका एक पैराग्राफ जो है वो कॉपी किया और इस पर्टिकुलर जगह में पेस्ट कर दिया, राइट। और मैं इसको बोल रहा हूँ कि यू हैव टू पैराफ्रेज, 96 वर्ड है, और मैं इसको पैराफ्रेज करना चाह रहा हूँ। इसके सारे डिफरेंट वर्जन्स हैं, देखिए। एक है फ्लुएंसी, शॉर्टन, नेचुरल, फॉर्मल, एकेडमिक, सिंपल, क्रिएटिव, एक्सपांड, कस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, और जनरली ये सॉफ्टवेयर का यूज आप कर सकते हैं पैराफ्रेज कंटेंट को पैराफ्रेज करने के लिए। मतलब लाइक अगर इसमें मैं मान के चलूं कि इसमें प्लेगरिज्म है और मुझे इस प्लेगरिज्म को रिमूव करना है, तो ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो जैसे ही मैंने डाला यहाँ पर, सो अदर जो कॉलम है उसमें सेम चीज को थोड़ा सा चेंज करके उसने दिया है। लाइक ये फर्स्ट लाइन जो है उसको उसने दूसरे ढंग से लिख दिया। जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और एचआरपी इज क्रूशियल थ्रेड इन कॉम्प्लेक्स tapestry of organizational management, it guarantees organizational structure durability। तो ड्यूरेबिलिटी अगर शब्द मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, उसको मैंने कर दिया। फेसेस ऑफ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्पाइट ऑफ लिख दिया।
तो जितने कलर्ड कंटेंट्स है वो चेंज्ड कंटेंट, जो कि सॉफ्टवेयर ने मुझे बताया है, दिया है कि मुझे इसमें रिफ्रेश करके ये कंटेंट मिल सकता है। तो मैं जो प्लेगराइज्ड कंटेंट है या कहीं से भी कंटेंट मैंने उठाया है जिसको मैं पैराफ्रेज करना चाहता हूँ, जिसको मैं दूसरों शब्दों में लिखना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पर लिखिए और दी अदर कॉलम में आपको दूसरा कंटेंट मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, प्लेगरिज्म थोड़ा रिमूव हो जाता है। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी है, जैसे कि मैं अपग्रेडेड वर्जन आपको दिखाऊंगा यूज करके। तो लेट मी जस्ट यूज द अपग्रेडेड वर्जन। और क्योंकि मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो डेफिनेटली इसमें कुछ चार्जेस पे करके कुछ डॉलर्स में आपको पे करना होता है, एंड देन यू गेट दी अपग्रेडेड वर्जन। अब जो अपग्रेडेड वर्जन है देखिए वो ऐसा दिखेगा। और ये जो पहले खुल नहीं रहे थे, ये फ्लुएंसी वाला, नेचुरल वाला, फॉर्मल, एकेडमिक, सिंपल, क्रिएटिव, ये सारे मेरे लिए खुल गए हैं अब। एंड आई कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ टास्क। जैसे मैंने यहाँ पर अपने सेम कंटेंट, जो कंटेंट्स मेरा था, उसको सेम कंटेंट्स को मैंने पेस्ट कर दिया और उसको फ्लुएंट लैंग्वेज में मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, फ्लुएंसी डाला। और जैसे ही मैंने फ्लुएंसी डाला, अगेन उसने पैराफ्रेज करके दे दिया। अब देखिए ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है मतलब मैं कितने, कितना परसेंटेज उसको चेंज करना चाहता हूँ। लाइक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इमर्जेस एज एन इम्पोर्टेंट थ्रेड इन कॉम्प्लेक्स फैब्रिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ये एक एस्पेक्ट से लिख के दिया। नेचुरल एस्पेक्ट पे अगर हम लिखा रहे हैं तो सेम कंटेंट को दूसरे एस्पेक्ट पे वो लिख के देगा। फॉर्मल एस्पेक्ट पे अगर मैं जाऊं तो ये अगेन लिख के मुझे दूसरे एस्पेक्ट पे देगा। राइट। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेंट जो है वो कम है और इसको मैं और बढ़ाना चाहता हूँ, सो आई कैन ऑल्सो डू इट इन द अदर वे। देखिए एक्सपांड जैसे मैंने कर दिया, तो पहले यहाँ पर 96 वर्ड्स हैं, यू कैन सी हियर इट इज 96 वर्ड्स, बट नाउ दैट वर्ड हैज इंक्रीज टू 132 वर्ड्स। अब उसने थोड़ा सा डेस्क्रिप्टिव वे में लिखना चालू कर दिया। अगर मुझे लगता है कि नहीं, इसको मेरे को शॉर्ट करके लिखवाना है, तो यहाँ पर एक शॉर्टन का भी कॉलम है। तो 96 वर्ड्स को उसने शॉर्ट करके लिखा 76 वर्ड। तो दिस इज अ वेरी एसेंशियल पैराफ्रेजिंग टूल। और एज अ रिसर्चर हमको ऐसे कोई टूल्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमको पैराफ्रेज करना है कंटेंट को, और कई बातें ऐसे हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते, हमको लिखना है और कुछ दूसरे वे में लिखना है। तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा आज के डेट में हावी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको सीखना है, यूज करना है। और पहले क्लास से मैं कहते रहा हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता या कम आता है, आपको सॉफ्टवेयर का यूज नहीं आता या कम आता है, तो वो स्किल को आप बढ़ाइए, सो दैट आप इन चीजों को जैसा यूज करेंगे। सिर्फ इसके लिए नहीं, मैं सिर्फ आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये सारी एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपकी डे टू डे लाइफ में अगर आप कुछ चीज करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको काम आने वाली है। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं आता, आप टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। माना सिंपली आप पीछे रह जाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो दीज आर वेरी एसेंशियल सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल। आप इसका पेड वर्जन भी यूज कर सकते हैं, आपका खाली वर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंट इंटरफेस मैंने आपको बताया, क्विलबोट का था एंड एक था जो ड्रिलबिट का। तो ड्रिलबिट का तो वो हमारे पास ही अवेलेबल रहेगा, लेकिन डुप्ली चेकर, प्लेगरिज्म चेकर करके बहुत सारे वेबसाइट आते हैं। देखिए डुप्लीकेट चेकर करके एक प्लेगरिज्म का साइट है, दिस इज द डुप्लीकेट चेकर प्लेगरिज्म साइट। और इसमें आप चेक कर सकते हैं। मैंने पेस्ट किया, ओके। और यहाँ पर मैंने डाला कि आई एम नॉट अ रोबोट। मैंने एक पैराग्राफ ही डाला है, ज्यादा नहीं डाला है, जो पैराग्राफ मैंने लिया था। और मैंने चेक प्लेगरिज्म पर ये डाला। तो यू कैन सी हियर, अब वो बोल रहा है कि ये प्लेगरिज्म चेक हो रहा है। हालांकि ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि पूरा अच्छे से आपको डिटेक्ट करके दे, लेकिन हाँ, बिगनर्स के लिए यूज करने के लिए आपके लिए वो सही रहेगा। कई जो सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको बताए, जो जो सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए, वो आप गूगल में टाइप करेंगे तो वो फ्री वर्जन में ही अवेलेबल आपको हो जाएगा। और आप अपने लेवल पे कई सारी चीजों को पैराफ्रेज कर सकते हैं क्विलबोर्ड की मदद से। और इसकी मदद से आप
अच्छे कंटेंट्स डेवलप कर सकते हैं, खुद से प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, और फाइनली चीजों को लेके आ सकते हैं आगे। और क्योंकि बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो, रिसर्च का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हम जो लेके चल रहे हैं, दैट इज क्वालिटी। सारे क्वालिटी बेस्ड हैं, एंड यू हैव टू, आई मीन, गो विथ क्वालिटी ओनली। ये देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स उसने दिया है 96, रिजल्ट फाउंड 0, प्लेगरिज्म लेवल इज 0। जैसा कि मैंने कहा था कि प्लेगरिज्म इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये कंटेंट जो है वो लिखा गया है। सो दिस इज द कंटेंट, एंड इट इज 100% यूनिक। वो बोल रहा है कि 100% यूनिक कंटेंट है, ऐसा वो बता रहा है। तो देर आर डुप्ली चेकर्स है, प्लेगरिज्म चेकर्स है, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन इसका फ्री वर्जन आप यूज करेंगे तो कई बार ऐड आ जाता है, और आपको ऐड भी देखना पड़ेगा। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ये। बट क्विलबोट का अगर आप सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, देन दैट इज गुड, बिकॉज ये बहुत इफेक्टिव टूल है, या बहुत इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है, जिसको आप लाइक चला सकते हैं। एक चीज मैंने आपको और कहा था कि डेटाबेस के बारे में बताया था। मैं रेफरेंसिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि रेफरेंस कैसे लिखते हैं और या कैसे करते हैं। scholar.google.com, scholar.google.com में अगर आप टाइप करेंगे, देखिए, और कोई भी रिसर्च पेपर, सपोज जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर रिसर्च पेपर मैंने निकाला, राइट। देखिए, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये चीज बहुत मुश्किल से इनिशियल फेज में आपको पता चलेगा। जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर में काफी सारे रिसर्च पेपर्स हैं अवेलेबल। ये भी एक रिसर्च पेपर है, जो कि मैं क्लिक करूंगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा, राइट। इस रिसर्च पेपर का रेफरेंस मुझे निकालना है, राइट। तो मुझे मुझे क्या करना होगा, पहले तो रिसर्च पेपर को निकालना होगा, उसमें से उसका ऑथर का नाम, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर उसका टाइटल क्या है, फिर जर्नल का नाम, फिर किस वॉल्यूम में हुआ है, इसी क्रम में रहता है। रेफरेंस का क्रम जो रहता है इसी क्रम में रहता है। लेकिन यहां पर अगर मैं डायरेक्टली, देखिए साइट जो लिखा है, हियर साइट इट इज रिटेन, अगर मैं साइट में क्लिक करता हूं, तो देखिए ये मेरे को साइटेशन बता रहा है। तो फर्स्ट इज एमएलए। एमएलए एक वे है जिससे कि हम साइट करते हैं। एपीए एक वे है। एपीए का मतलब होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। चिकागो एक वे है। हार्वर्ड एक वे है, एंड वैंकूवर एक वे है। तो जिस डिफरेंट जर्नल्स में आप जब सबमिट करते हैं, तो आपको साइटेशन का फॉर्मेट मांगता है। बोलता है कि आपका सारे साइटेशन चिकागो में होने चाहिए, या आपके सारे साइटेशन जो है एमएलए में होने चाहिए, या आपके सारे साइटेशन जो है वो एपीए में होने चाहिए। तो मुझे जो भी साइटेशंस यहाँ पर जरूरी है, इस साइटेशन को मैं कॉपी करके लेके जा सकता हूँ। जनरली एपीए साइटेशन मांगा जाता है। इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंस है, देखिए। पहला डिफरेंस क्या है, एमएलए में क्या होता है, ऑथर का टाइटल है, फिर ऑथर का नाम है, फिर जो उसने पब्लिकेशन किया है, पब्लिकेशन का टाइटल है, देन जिस जर्नल में पब्लिकेशन किया है उसका नाम है, उसके बाद वॉल्यूम है, 12 नंबर वॉल्यूम और 4 नंबर इश्यू है, फिर ईयर है, और फिर उसका पेज नंबर। ठीक है। लेकिन एपीए में थोड़ा सा दूसरा है। क्या है, पहले ऑथर का नाम है, फिर ईयर है। इसमें ईयर लास्ट में था, एमएलए ईयर लास्ट में था। यहाँ ईयर जो है वो आगे आ गया है। देन फिर जो टाइटल है उसने पब्लिकेशन किया है वो है, उसके बाद जर्नल का नाम है, उसके बाद वॉल्यूम है। और वॉल्यूम को लिखने का स्टाइल अलग है, देखिए यहाँ पर 12.4 इसने लिख दिया था, यहाँ 12 लिखा है लेकिन ब्रैकेट में 4 है। और आपको एसेंशियली ध्यान रखना है कि ये इटालिक में है। जो हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी सभी जगह में इटालिक में है, लेकिन वैनकोवर में इटालिक में नहीं है। इन सारे चीजों का सिग्निफिकेंस है, कहाँ इटालिक लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है, कहाँ ब्रैकेट में रहेगा। अगर मैं एपीए स्टाइल की बात करता हूँ तो इसी ढंग से लिखा जाएगा। और फाइनली जो 39 to 53 है, वो पेज नंबर है, एक पब्लिकेशन का पेज नंबर है, कि यहाँ से यहाँ तक वो अवेलेबल है। हार्वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि पेज नंबर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हार्वर्ड जो है वहां पर ब्रैकेट नहीं लगा है। हार्वर्ड जो रेफरेंसिंग स्टाइल है, और यहाँ पर हमने पेज नंबर डाला है, लाइक पीपी लिखा है। और वैनकूवर में जब हम आते हैं तो पूरा लिखा है, 2003 मार्च का पब्लिकेशन है, ये पूरा लिखा जाता है वैनकूवर में। तो कहने का मतलब कि चार पांच डिफरेंट बेसिक साइटेशंस का
पॉलिसीज है, आप देखेंगे रेफरेंसिंग का स्टाइल है, और जो स्टाइल आपको यूज करना है दैट इज एपीएस स्टाइल। तो एपीएस स्टाइल के बारे में भी थोड़ा सा और नॉलेज गैदर कर लीजिए, जिसमें कि पहले आता है ऑथर का नाम, फिर ऑथर का, सॉरी, ऑथर का टाइटल, फिर ऑथर का नाम जो कि शॉर्ट में रहता है। सपोज पुष्कर दुबे, तो यहाँ पर दुबे आएगा, और उसके बाद डॉट पी आएगा, माने कॉमा पी आएगा, उसके बाद फिर डॉट आएगा। तो पुष्कर लिखने की पूरी जरूरत नहीं है, दुबे कॉमा पी डॉट, उसके बाद जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो, उसके बाद जो टाइटल, जो जिस नाम से जो टाइटल ऑफ पब्लिकेशन मेरा है वो, उसके बाद जर्नल का नाम जो कि इटैलिक में रहेगा, जर्नल का नाम हमेशा इटैलिक में रहता है। फिर जर्नल का वॉल्यूम जो 12 है यहाँ पर, और ब्रैकेट में इशू रहेगा, ब्रैकेट अगर इशू 15 इशू में आया तो ब्रैकेट में 15 रहेगा। एंड देन फिर कॉमा लगा के वी हैव गॉट द पेजेस। सपोज मेरा जो है वो 12 पेज से 20 पेज तक मेरा आर्टिकल है, तो 12 से 20 ऐसा आएगा। तो इट हैज गॉट अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट से हमको लाइक रेफरेंसिंग स्टाइल यूज करने हैं। यू हैव टू यूज रेफरेंसिंग स्टाइल वेरी प्रिसाइजली। तो हर चीज का एक डिफाइंड मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म से आपको चीजों को यूज करना है। तो और गूगल स्कॉलर जो है वो एक बहुत मैंने बताया था, 3 डेटाबेस के बारे में आपको बताया कि एक स्कोपस है, एक वेब ऑफ साइंस है, और तीसरा जो है वो गूगल स्कॉलर है। तो ये 3 प्रोमिनेंट साइट है, जिससे कि जो इंडेक्सिंग है, वो इंडेक्सिंग से आप पेपर निकाल सकते हैं। पेपर का एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो रिसर्च गेट पे भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे रिसर्चर उसमें है। तो रिव्यू कलेक्शन के लिए एक स्पेशली सेशन मैंने लिया था, जिसका वीडियो अगेन डला हुआ है, हमारे क्लास का वीडियो डला हुआ है, उसको आप देखें, और उसके बेसिस में आप बना सकते हैं। तो इसके अलावा एनी डाउट?